आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि बलूचिस्तान में मुसल्लह दहशतगर्दों की पुष्पनाही भारत की जानिब से की जाती है। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द पूरे सूबे का अमन खराब करने के दर पे हैं, जिनसे हमारी पाक फौज नबरदाज़मा है, जबकि दूसरी जानिब हमारी रियासत जो है वह फराख दिली का मुजाहरा करते हुए हथियार फेंक कर कौमी इदारे में शामिल होने वालों को खुशामदीद कह रही है। आज इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। कलदम अलहदगी पसंद तंजीम बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी के कमांडर सरफराज बंगलजई ने तंजीम छोड़ने का ऐलान किया और अपने 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज बंगलजई का कहना था कि कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि रियासत के खिलाफ साजिश में भारत का हाथ है। इस मौके पर निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ने कहा कि हमारी पॉलिसीज़ बिल्कुल वाज़ेह हैं। जो रियासत और आईन पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं और कौमी धारे में आना चाहते हैं, उनको रियासत खुशामदीद कहेगी। 7 माह कबल सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंतहाई मुश्किल और पेचीदा तरीन ऑपरेशन के बाद बलूचिस्तान में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम शंबे को भी गिरफ्तार किया था, जो कलदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का बानी था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस नौइयत का इंटेलिजेंस ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। कलदम BNA के बानी और कमांडर गुलजार इमाम शंबे ने भी गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम से माफ़ी मांगते हुए कहा था कि मुसल्लह तहरीकों से नुकसान सिर्फ बलोच अवाम का हो रहा है। नौजवान हथियार फेंक कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं। कोयटा में हमारे साथ मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। ये बताइएगा कि ये जो आज सरफराज बंगलजई और इनके साथियों ने आज कहा है कि वो कौमी धारे में शामिल होंगे, सरेंडर किया है बाकायदा, ये कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है? देखें, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ज़रूर है। इससे पहले जिस तरह गुलजार इमाम एक बहुत अहम रुकन था, बल्कि रुकन क्या, एक उस पूरे सर्कल का एक अहम रुकन था और अपना एक ग्रुप चला रहा था। अब उनका जो सेकंड इन कमांड, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी को वो ख़ुद लीड कर रहे थे। इमाम जो शंबेजई सरेंडर किया, उसके बाद ये आ गए थे। तो ये एक सिग्निफिकेंस इसकी वो है कि ये जब ये भी शामिल हो गए, ज़ाहिर है उनके फुट सोल्जर और काफ़ी उनके साथ उनके रिलेटिव भी थे, उनके अजीज़ अकारिब भी थे जो उनके साथ शामिल थे। तो ये बेल्ट, ये स्प्लिंजी का बेल्ट है जो कोयटा से करीब है और दश्त का एरिया है, मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ काफ़ी कार्रवाइयाँ होती रही हैं और उन कार्रवाइयों के नतीजे में अब काफ़ी जानों का नुकसान दोनों तरफ से रहा है। अब अगर ये आते हैं तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन कामरान खान साहब, एक बात बहुत वाज़ेह है, इसका असरात तभी ज़्यादा आप फ्रूट ले सकते हैं जब गवर्नमेंट कुछ करे। गवर्नमेंट इलेक्टेड असम्बली भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, पब्लिक फ़ंडों का बेदरिग इस्तेमाल किया जाता है, ज़ाया होता है, नौकरियां बिकती हैं और गवर्नेंस के इश्यूज अपनी जगह रहते हैं, हॉस्पिटल वीरान होते हैं। तो शहज़ाद साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो जिसको बाहर कहीं इंसर्जेंसी कहा जाता है, जहाँ पे ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं बलूचिस्तान में, आप फरमा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, जुडिशियस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से आप फरमा रहे हैं कि काफ़ी हद तक इस मामले पे काबू पाया जा सकता है। इसके लिए जंग व जदल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, सरफराज जो बंगलजई है, गुलजार इमाम है, उसको आप कल लोगों में छोड़ेंगे तो वो मैसेज ये दें कि हम आए हैं, वाकई चीज़ें बेहतर हैं, गवर्नेंस का मामला है वो बहुत बेहतर है, हॉस्पिटल्स वो चल रहे हैं, वो उनको बताएंगे कि देखें हम वहाँ बहुत अजीब ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये तो गवर्नमेंट सब कुछ आपके लिए बेहतर कर रही है और मैं भी मिसलीड हो गया था। लेकिन वो ये ना हो कि इधर आएँ कि वहाँ भी हमारे लिए जो है बहुत एक ख्वारी की ज़िंदगी थी, एक अजीब ज़िंदगी गुजार रहे थे, लोग उनसे शिकायत करेंगे कि आप क्यों आए हैं, यहाँ तो ऑलरेडी इस तरह है। तो इलेक्टेड जो लोग हैं, आने वाली हुकूमतें हैं, पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, खसूसन ये 2 साल तो बिल्कुल ऐसा गया, नौकरियाँ भी बिकी और पब्लिक फ़ंड
फंड बेदरेग इस्तेमाल हुआ, लोगों के जेबों में गया। अगर वही इलेक्टेबल्स आकर लोगों को उनको एक वो इंसाफ नहीं दे सकेंगे, नौकरियां मेरिट पे नहीं तकसीम नहीं होंगी, पब्लिक फंड जो है वो लूटमार से बच जाएगा। इसका मतलब ये कि आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है और एहसास जो वहाँ पे डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये तमाम मामला जो है उसकी एक बड़ी वजह खुद बलूचिस्तान की वो लीडरशिप है जो इख्तिदार में आती है, और वो उसका फिर जो 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 रिसोर्सेज और फंड्स अवेलेबल होते हैं वो उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो अवाम हैं इस तरह के जो आम बलोच हैं वो फिर वो अपना गुस्सा फिर रियासत पे निकालते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, आप बिल्कुल ये समझे। और लोगों को मैं खासकर अपनी उस बातों में अपने तज्जिया, मेरा तज्जिया है कि एक दो, ये ऑफिशियल फिगर हैं कि एक एमपीओ को 2 अरब रुपए साल के मिलते हैं। अब 2 अरब रुपए कोई भी आ जाए, आप कभी आ जाएं कोयटा का एक दौरा कर लें, यहाँ से 9 एमपीए हैं और रिजर्व सीट मिला के 12 एमपीए मिलते हैं, साल का 24 अरब। कोई नहीं बता सकता कि यहाँ खर्च होता है, कहाँ खर्च होता है, हवा में खर्च होता है। तो ये इसका गुस्सा होता है कि नौजवान जब पढ़ लिख जाता है और वो नौकरी के लिए अप्लाई करता है, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इंजीनियरिंग सीट पे, वो डॉक्टर की सीट पे, जब उसको उसका वो नहीं मिलता है तो वो गुस्सा यही निकाल सकता है, या तो ड्रग एडिक्ट बन जाएगा, ड्रग के कारोबार में मुलवस हो जाएगा, चोरी चकारी में हो जाएगा, या फिर जाएगा उन लोगों के साथ शामिल हो जाएगा जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हो रहे। मैं समझता हूँ ये इन लोगों को, जो लोग आ रहे हैं उनको वेलकम करें, लेकिन आपके पास कुछ हो तो आप उनको वेलकम करें ना। ये चीज़ें हमने बेहतर बनाई हुई हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा ये मजीद मायूसी का बायस बनेगा और उससे लोग और मिसलीड होना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ थे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें दे रहे थे बलूचिस्तान में बदअमनी और उसकी वजूहात के हवाले से। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात, और उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR की खामोशी, और जिस अंदाज से ये कारोबार या इस चीज़ को पुश किया गया उस वक्त जबकि पाकिस्तान को डॉलर की शदीद ज़रूरत थी, ये हमारे निज़ाम की पसपाई की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सेनेट की कमेटी बराए ख़जाना इसकी तहकीक़ात कर रही है। डॉक्टर मुसद्दक मलिक इसके रुकन हैं, हमें इसकी मज़ीद तफसीलात देंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए होने वाली फंडिंग पर नज़र रखने वाली आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को 4 साल की जद्दोजहद के बाद गुज़िश्ता साल ग्रे लिस्ट से खारिज किया था। पाकिस्तान ने बड़ी जद्दोजहद के बाद इलेक्शन प्लान के तहत, इस एक्शन प्लान के तहत 34 नुकात पर अमल भी किया था, जबकि पाकिस्तान को आइंदा भी बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है। ताहम 3 माह कबल सोलर पैनल्स की दरामद में 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल सामने आया है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना ने तहकीक़ात का हुक्म दिया। तहकीक़ात में कमर्शियल बैंक्स की जानिब से लापरवाही या मुबैना तौर पर मिली भगत के सबूत भी सामने आए, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक की इस कमेटी ने जिसने तहकीक़ात की उसने ये बताकर हाथ झाड़ दिए कि 5 कमर्शियल बैंक की जानिब से लापरवाही बरतने पर 9 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया है, जबकि 17 बैंक एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कमेटी अरकान के बार बार इसरार के बावजूद स्टेट बैंक के डेप्यूटी गवर्नर ने बैंक्स का नाम बताना गवारा ना समझा। कमेटी ने सोलर पैनल दरामद करने की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीक़ात से मुतालिक स्टेट बैंक के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी मेंबरान ने सिर्फ 9 करोड़ जुर्माने को नाकाफ़ी करार दिया। कमेटी की जानिब से कहा गया कि स्टेट बैंक अगर बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है तो केस FIA को भेज दिया जाए। ताहम केस FIA को भेजे जाने से मुतालिक फैसले के लिए कमेटी को मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल न हो सकी। अब कमेटी का अगला इजलास इन कैमरा होगा, जिसमें कमेटी के सामने मजीद इंकशाफात आने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी गवर्नर बैंक जनाब डॉक्टर इनायत हुसैन ने इसी कमेटी में, जो कि सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत काम करती है, इतराफ़ किया कि सोलर पैनल की दरामद की आड़ में बैंकों ने गफलत बरती। बैंक्स की जानिब से कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट के बाद मुकम्मल तौर पर छानबीन नहीं की गई। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को कमर्शियल बैंक्स के मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन और जुर्माने से भी आगाह किया और बताया कि 2017 से 2023 तक 3666 मशकूक ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई, जिनकी रिपोर्ट तमाम मुतल्लिका इदारों को भेजी गई, मगर बैंक्स ने सार्फिन के रिस्क प्रोफाइल्स को अपडेट नहीं किया और न ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। दिलचस्प बात यह भी है कि 6 साल से FBR की नाक तले अरबों रुपए की चोरी होती रही और इदारे की आंखें नहीं खुली और न ही उसको ये एहसास हो सका कि ये इतना बड़ा स्कैंडल पनप रहा है।
FBI की जानिब से कमेटी बराए खजाना को जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि कमर्शियल बैंक्स ने इंपोर्ट रेमिटेंसेस के बगैर NOC तीसरे मुल्क ट्रांसफर करने की इजाज़त दे दी थी। इस हवाले से पिछले माह चेयरमैन FBI ने इंकशाफ किया था कि 5 कमर्शियल बैंक्स की जानिब से फंड स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मुत्तहिदा अरब इमारात ट्रांसफर किए गए थे। FBI के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में इदारे ने सोलर पैनल इंपोर्ट करने वाली कंपनीज का ऑडिट किया था, जिसके दौरान 63 इंपोर्टर्स और इस ओवर इनवाइसिंग में बराह रास्त मुलव्विस पाए गए थे। सेल्स टैक्स डिक्लेरेशन से बात भी सामने आई थी कि 70 अरब रुपए मालियत से इंपोर्ट किए गए सोलर पैनल लोकल मार्केट में 43 अरब रुपए में फरोख्त कर दिए गए, जो ओवर इनवाइसिंग की वाज़ेह मिसाल है। इस पर मजीद बात करते हैं, तफसीलात हमें देंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात के रुकन हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मामला तो काफ़ी आई ओपनर है, मगर पाकिस्तान में हमारे यहाँ इस किस्म के इतने वाक़यात होते हैं कि हमें इसका एहसास नहीं है। और जिस अंदाज से हमने इतनी बड़ी मैसिव ये इसमें हमने देखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, दसियों अरब रुपयों की ये मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन अपैरेंटली ऐसा लग रहा है कि जितना हुजम है इस स्कैंडल का, उस लिहाज से हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिएक्शन जो है, चाहे वो FBI हो चाहे वो स्टेट बैंक हो, वो बहुत ही मायनी खेज है। बल्कि देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या अजीब बात है कि आजकल के दौर में या 2021 और 22 की ये बात है, जब पाकिस्तान में इंपोर्ट को कम किया जा रहा था और लोगों को बहुत तकालीफ हो रही थी, खाने पीने की चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं होने दे रहे थे, अदविया का रॉ मटेरियल जिससे लोगों की ज़िंदगी बचती है वो इंपोर्ट नहीं होने दे रहे थे। उस दौरानिए में जब हमें एक डॉलर की ज़रूरत थी तो 70 अरब रुपए जो हैं वो 2 कंपनियों ने बाहर भेज दिए बैंकों की मदद से। कैसी अजीब बात है। और उसमें से आप ये सोचे कि तकरीबन 25 अरब रुपए जो हैं वो कैश की शक्ल में बैंकों में डिपॉजिट करवाए गए। आप और मैं अगर किसी थैले में छोटे से ब्रीफ केस में कैश ले जाएं तो बैंक के अंदर थरथल्ली मच जाएगी, कोई आपसे पैसे लेने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कितनी अजीब बात है कि 25 अरब रुपए सिर्फ 2 कंपनियों ने कैश, 25 अरब रुपए तो मैं सोचता हूँ वो लेकर कैसे गए होंगे। अगर 500-500 के भी नोट होंगे तो 1000 के भी नोट होंगे तो कितने बड़े थैले लेकर गए होंगे। आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि हमारे यहाँ इतने मामलात हैं कि जिसपे कि हम मतलब हैरान होना भी हमने छोड़ दिया है। ये भी आपने तो जमा कराने के बाद की बात की है। आपके इल्म में है कि अब से कोई ये तकरीबन 8-10 महीने पहले की बात है कि सिंध में ये जो हमारे मुताल्लिका मोटरवे बन रही है, उसके लिए जो ज़मीन के हुसूल के लिए जो पैसे NHA ने यहाँ पहुँचाए थे, वो पूरे के पूरे उसमें कोई 5 अरब रुपए जो है वो कैश की सूरत में निकलवा लिए गए सिंध बैंक से, और पूरे के पूरे खा लिए गए। वो तो जमा कराए, ये तो खजाने के पैसे निकाल के ले गए। और डॉक्टर साहब उसका फिर वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने फिर उसका इफ्तिताह भी किया था उस हाईवे का। जी देखिए, बात यह है कि ये तमाम चीज़ें रुकनी चाहिए और ये जो कायमा कमेटी ने नोटिस लिया है और अब मेरे ख्याल में ये तीसरी मरतबा हमारे सामने तफसीलात लाई गई हैं, जिसके बाद अब एक इन कैमरा मीटिंग भी होगी। उसकी वजह यह है कि कमेटी इसके ऊपर से मट्टी झाड़ने के लिए तैयार नहीं है। कमेटी कह रही है कि आप हमें नाम दीजिए, आप हमें उन बैंकों के नाम दीजिए जिन्होंने ये कैश डिपॉजिट्स लिए हैं 2 कंपनियों से 25 अरब रुपए के। यानी एक कंपनी जिसका गालिबन नाम मैं अगर भूलता नहीं हूँ ब्राइट स्टार या कुछ ऐसा है, उसने 870 के करीब कैश ट्रांसफ़र्स जो हैं, कैश डिपॉजिट्स जमा करवाए हैं, जिनकी बाकायदा रिपोर्ट जनरेट हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैंक से एक रिपोर्ट जनरेट हो रही है कैश की कि कैश हमें डिपॉजिट दिया जा रहा है, और उसके अलावा सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की भी गालिबन 37 या 35 रिपोर्ट्स जो हैं उनका इजरा हुआ है, तो हमारा ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट है जिसके पास कैश ट्रांजैक्शन की भी रिपोर्ट आ रही है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की भी रिपोर्ट आ रही है, भाई उन्होंने क्यों इसको FIA के हवाले नहीं किया? बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि FBR ने जो अब हमें रिपोर्ट दी है वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट, उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली हमें बताया कि हमें पता कैसे चला। आपको मालूम है, आपने इब्तदाइये में बताया है
कि 100 रुपए की चीज़ वो इंपोर्ट कर रहे हैं और 50 रुपए की मार्केट में बेच रहे हैं। अरे भाई, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो फिर क्या चीज़ है मनी लॉन्ड्रिंग? अगर कोई स्मगलर हो जो पाकिस्तान में स्मगलिंग कर रहा हो और उसने पैसे बाहर भेजने हो तो वो यही करेगा ना, वहाँ से सस्ती चीज़ महंगी चीज़ मंगवाएगा और यहाँ पे सस्ती बेच के वो पैसे महंगे जो हैं वो डॉलर्स की शक्ल में बाहर भेज देगा, वहाँ से और स्मगलिंग का को माल खरीदेगा। लेकिन तो इसका मतलब है कि ये स्मगलिंग को डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी इसमें तजुर्बा भी है, माशाल्लाह आप समझते हैं कि ये इसका कोई मसला तो नहीं है कि मनी ट्रेल ढूंढना कि यहाँ से ये पैसे गए तो फिर यहाँ से तो हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो इसकी तो मंजिलें कहाँ पहुँचे, फिर कहाँ पहुँचे, फिर कहाँ पहुँचे, कहाँ पे गए, किसने उठाए, किसके पास पहुँचे, ये कोई एक रॉकेट साइंस तो नहीं है पता करना। ये तो कम से कम हमें पता चले, जिससे हमें पता चल जाए कि इसके पीछे कौन किरदार थे। जी, तो खान साहब वो पता चलाया है ना, ये जो बार बार हम मीटिंग्स बुला रहे हैं वो इसीलिए बुला रहे हैं। पता ये चला कि इन दोनों कंपनियों ने जो कंपनियां मुल्क के बाहर खोल रखी थी उसके भी मालिकान जो हैं वो इनसे मिलते जुलते नामों के लोग थे। यानी यहाँ भी वही शख्स बैठा है, बाहर भी वही शख्स बैठा है। कुछ इस तरह का मामला है। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन जब ख़त्म होगी, केसेस 6 के करीब FIRs दर्ज हो चुकी हैं। एक साहब ने अपनी इंटरम बेल भी करवाई हुई है, बाकी गालिबन भागे हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट से उनको बेल मिली है, वो इस वक्त गालिबन प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर हैं। हमें उम्मीद है कि इंसाफ किया जाएगा और ऐसे तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा जो मुल्क को इस तरह लूट रहे हैं, और ये भी पता चलाया जाएगा कि इसके पीछे किस किस्म की स्मगलिंग है। यानी यहाँ से भी वही कंपनियाँ हैं, बाहर भी वही कंपनियाँ हैं। वहाँ पे 50 रुपए की चीज़ 100 की दिखाते हैं और यहाँ से 100 रुपए के डॉलर बाहर भेज देते हैं। हमारे मुल्क में हम एक एक डॉलर को तरस रहे हैं और ये 2 कंपनियाँ 70 अरब रुपए की ओवर इन्वॉइसिंग करके चली गई। कितनी अजीब सी बात है। और पता भी इसका उसी तरह चला जैसा आपने फरमाया है कि जो सेल्स की वो क्या सेल्स टैक्स की रिपोर्ट जारी होती है उसमें नज़र आ रहा था कि 100 रुपए की चीज़ 50 में बेचते जा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, 100 की खरीदते हैं और 50 की बेच देते हैं। तो उन्होंने सोचा FBR ने, भाई ये किस किस्म का कारोबार है जिसमें एक तसलसल के साथ अरबों रुपए की चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, 100 रुपए की बेची जा रही हैं 50 रुपए की। तो ये डॉक्टर साहब बगैर मिली भगत के तो नहीं हो सकता ना, चाहे वो FBR हो चाहे स्टेट बैंक हो। स्टेट बैंक इसलिए हम कह रहे हैं कि ओवरसाइट तो उसी की है ना। बैंक चाहे कुछ भी कर रहा हो वो ठीक है, उस बैंक ने इनफरादी तौर पे उसके जो भी एहलकारों ने जो कुछ भी किया, लेकिन ये स्टेट बैंक का तो ये काम है ना। ये तो स्टेट बैंक को फ़ौरन इसको हरकत में आना चाहिए था और उसकी कॉग्निजेंस लेके उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए थी, और यही काम FBR को भी करना चाहता। अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्टें बनाने में मसला नहीं है ना, अब तो 4 साल गुजर गए हैं। जी, आपकी बात ठीक है, मगर हमारा तो एज लेजिस्लेटर्स जो काम है हम बड़ी डिलीजेंटली कर रहे हैं। उन्होंने हमें दरख्वास्त की कि आप इन कैमरा मीटिंग कर लें, हमने कहा इन कैमरा मीटिंग कर लें। वैसे तो मैं समझता हूँ कोई इन कैमरा मीटिंग नहीं होनी चाहिए। चोरों को क्या इन कैमरा में प्रोटेक्शन देनी है, या उन बैंक्स को जो इस तरह की मनी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको क्यों इन कैमरा में प्रोटेक्शन देनी है। ये आवाम के सामने नाम आने चाहिए, बैंकों के नाम भी आने चाहिए, कंपनियों के नाम भी आने चाहिए। जिस तरह की यहाँ पे गारतगरी की जा रही है वो भी लोगों के सामने आया होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त की उनके कवानीन में या रूल्स रेगुलेशंस में कोई होगी ऐसी चीज़, तो हमने उनकी दरख्वास्त पे कहा कि ठीक है अगली मीटिंग आप इन कैमरा कर लें, लेकिन हमें बाकायदा बताएं कि किस बैंक ने कितनी कैश ट्रांजैक्शंस की और उस पर कितना जुर्माना लगा। और ये जो जुर्माना है उसके कवानीन भी हमारे सामने लेकर आए, क्योंकि एक वहाँ पे पोजीशन ये ली गई थी कि हमने जो कवानीन और रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक मैक्सिमम जुर्माना कर दी है। लेकिन हमें एज मेंबर्स ये बात समझ नहीं आ रही थी कि 70 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर 7, 8, 10 करोड़ का जुर्माना या 19 करोड़ का जुर्माना कुछ सेंस नहीं बनती। तो हमने इस वजह से उनको बोला कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए, कवानीन भी लाइए, बैंकों के नाम भी दीजिए, अमाउंट्स भी बताइए जहाँ जहाँ से ये लॉन्ड्रिंग हुई है, और ये बताइए कि आपने कितना कितना उनको जुर्माना किया है। हमें कवानीन बताइए ताकि हम देख के कवानीन को तब्दील करें। अगर कवानीन के अंदर झोल है कि आप अरबों रुपए की, तो वहाँ पर तो मजाक में मैंने ये भी कहा, अगरचे मजाक में कहा कि ये तो हुंडी के रेट से भी सस्ता है भाई। आपने इसका मतलब है कि एक नई पैरेलल मार्केट बैंकों में खोल दी जाए कि हुंडी से ज़्यादा सस्ती अगर मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो तो बैंकों के काउंटर्स के ऊपर कैश जमा करवा के और ओवर इनवॉइसिंग करके कर दी जाए। तो इसलिए FBR को भी कहा गया है
कि अगरचे सोलर पैनल्स के ऊपर ड्यूटी नहीं है, इस वजह से आप इतना डिलीजेंटली उसको नहीं देखते, लेकिन खुदारा आपके पास रेट्स हैं, आपके पास हर जो पैनल है उसकी कीमत आपके पास मौजूद है। अगर आप या मैं या कोई भी शख्स कोई भी चीज़ बाहर से लेकर आए तो FPR के पास लिस्ट होती है कि इसकी ये कीमत है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद थे, सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के रुकन। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए आज से कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया है। नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, जहांगीर खान तरीन समेत मुतअद्दिद सियासतदानों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के दफातर में उम्मीदवारों की गहमा गहमी है, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि इलेक्शन 2024 इनेकाद से पहले ही हद दर्जा मुतनाज़ हो गए हैं। इंतखाबात से सिर्फ 6 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन पर एलानिया अदम एतमाद की फ़ज़ा बन चुकी है। इलेक्शन से पहले मसावी मौक़े न मिलने की शिकायत और हल्काबंदियों पर एतराज़ात तो मामूल की बात है, लेकिन कल सुबह मुल्क के वकला की सबसे बड़ी तंजीमों पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का इंतबा जारी किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन इनेकाद के रास्ते की हर रुकावट दूर करने के बाद ये इंतहाई गैर मामूली और मायने खेज पेशरफ्त है। क्या ये महज इत्तफाक था कि मुकल्ला तंजीमों ने बैक वक्त अपने तहरीरी एलामिये जारी करके इलेक्शन कमीशन से कमोबेश एक जैसे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये इंदिया दिया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं, इसलिए वो घर चले जाएँ। बज़ाहिर वकला तंजीमों ने इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है, जबकि क़राइन और शवाहिद बता रहे हैं कि PTI पर इंतखाबात में आज़ादाना शिरकत के दरवाजे बंद हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वकला का कहना है कि इंतखाबी शफाफियत के बगैर महज इलेक्शन की टाइम लाइन्स पर अमल करना जमहूरी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। जिससे ख्याल भी किया जा रहा है कि वकला की पहली तरजीह इलेक्शन का बरवक्त इनेकाद नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी और साफ और शफाफ इलेक्शन है। फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव बढ़ रहा है। अब अगर वकला तंजीमों के दबाव में बिलफर्ज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं, ये हमें पता नहीं, और ये बहुत अहम सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा। मालूम किया जा रहा है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन और कैसे मुकर्रर करेगा। हालिया पेशरफ से ये भी लग रहा है कि 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन के दौरान अवामी रद्द-ए-अमल खारिज अज़ इम्कान नहीं है। काबिल गौर बात यह है कि वकला तंजीमों के बयानात को 24 घंटों से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत किसी सियासी जमात की मरकजी लीडरशिप ने वकला के मुतालबे पर ताहाल अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है। इत्तफाक की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतालिक फैसले के फ़ौरन बाद नून लीग ने रद्द-ए-अमल दिया था। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में, तहरीरी बयान में दावा किया था कि PTI 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मायने खेज खामोशी के पस मंज़र में अहम बात यह है कि PTI की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े और इलेक्शन में मुमकिन ताख़ीर की खुलकर मुखालफत सामने आ गई है। PTI के वकला और उनकी क़यादत ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि PTI कहती है कि हर हालत में इलेक्शन होने चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहें और साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इस वक्त बज़ाहिर वकला तंजीमों के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट की राय और हुक्म से बराह रास्त मुतसादिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हल्काबंदियों पर एतराज़ात से मुताल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया था कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि हल्काबंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है, इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होने देंगे। फैसले में करार दिया गया कि बेहतर यही है कि अदालत कामयाबी से इलेक्शन मुकम्मल होने तक हल्काबंदियों के मामलात को टाल दे। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जिसमें कि इलेक्शन के फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने के हवाले से शदीद एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की वकला की चोटी की तंजीमें इस हवाले से खुल के इन पर अपने अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुतालबा कर चुकी हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन के हवाले से जो इस किस्म के एतराज़ात सामने आए हैं, यकीनन इलेक्शन से 5 हफ्ते पहले इलेक्शन के पूरे माहौल पर ये बहुत ही असरअंदाज होंगे और इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से जो शुकूक व शुबात अवाम में पाए जाते हैं उसको ये मज़ीद हवा देंगे।
इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, वकला की तंजीमों का ये मौक़िफ़ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। आपको कुछ हैरत हुई थी जब तकरीबन एक ही वक्त पे, एक ही ज़बान में, एक ही अल्फाज के साथ और तकरीबन मिनिमम मुतालबे के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन के हवाले से उन पर अपने खुल के अदम एतमाद का इजहार किया था और उनके एक एक लफ्ज़ से लग रहा था कि उनको नहीं लग रहा कि इलेक्शन साफ शफाफ होने वाले हैं, और इसके साथ ही उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया था। और यकसा वक्त में एक तरह की एक सिनर्जी नज़र आई इन पूरी चीज़ों के अंदर, सिंक्रोनाइज्ड ये स्टेटमेंट हुए। आपको कुछ हैरत हुई थी ये कैसे एक साथ हो गया? नहीं कामरान साहब, मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले से ये बात हो रही थी कि स्टेटमेंट जारी होंगी। कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा जो लोग हैं, जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की ड्राइविंग सीट पे या मेजॉरिटी में इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उनके सरकर्दा लोग अग्रीव्ड थे डिलिमिटेशन के हवाले से। कोई डिलिमिटेशन हुई है, ख़ासकर हाफिजाबाद, जहाँ एहसन बून साहब का आबाई हल्का जो है वो समझते हैं कि वहाँ 2 सीटें देनी चाहिए थी, 1 सीट दी गई। और उस गुस्सा जो था वो सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे था, तो ये कहा गया कि उनको टफ टाइम दिया जाए और एक स्टेटमेंट जारी की जाए। जब स्टेटमेंट जारी हो गई उसके बाद उस स्टेटमेंट पे पीटीआई ने और तरीके से रिएक्शन दिया, नून लीग के, क्योंकि उनका भी बड़ा होल्ड है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो एक रिएक्शन आया। तो बज़ाहिर यह है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट तक महदूद है, इसके बाद इसका कोई फॉलो अप नहीं होगा। और अंदर भी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में कंट्रडिक्शन आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जी मुझे तो जिस तरह प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कि जी मुझसे पूछे बगैर ही स्टेटमेंट जारी की गई, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से है कि जी नहीं, अब हम रिज़ाइन नहीं चाहते चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, हम तो चाह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। तो ये एक सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कुछ इंडिविजुअल के ग्रीवेंस से जिनकी बुनियाद पे ये सारे स्टेटमेंट जारी हुई, ये तो आपको पता है, आपकी मालूमात है या आप ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो एक तहरीरी एलामिये हैं, दोनों जारी हुए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखे हैं। आज पाकिस्तान के अखबार की ये टॉप लीड स्टोरी है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये इस तरह से तो नहीं इसको किया जा सकता कि असल में भून साहब की लड़ाई थी तो उन्होंने पूरे इलेक्शन को रद्द कर दिया और उनका इतनी पावर थी कि उन्होंने उसको उड़ा दिया। और ये वो सुप्रीम कोर्ट बार है जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, जैसे आपने भी फरमाया कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गलबा है, और क्योंकि ये इलेक्शन पर इतने बुरी तरह से असरअंदाज हुए हैं, मगर आज आपने भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर कोई मनफी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, बल्कि एक तो बड़ी एम्बैरेसिंग शायद सिचुएशन हो गई बार काउंसिल के लिए और सुप्रीम कोर्ट के, कि पीटीआई ने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कराएं वक्त पे, और आपका ये जो बयान है और ये मुतालबा है, ये दरअसल इलेक्शन को के इल्तवा की एक कोशिश नज़र आ रही है। तो ये शायद इतना सिंपल बात नहीं है कि ये सिर्फ एहसन बून साहब के हाफिजाबाद की वजह से इस पूरे इलेक्शन के हवाले से ये इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। देखिए ये मेरी तो इन्फॉर्मेशन इतला यही है कि ये एक इंडिविजुअल ग्रीवेंस थे, और नून लीग के जो सरकर्दा लोग हैं, ख़ासकर आज़म तारड़, वो खुद पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने बाद में चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद फॉलो अप नहीं होगा। फिर दूसरी बात है कि जो प्रोफेशनल ग्रुप है, जैसे हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के हेड हैं, तो वो जो वकला की राइवलरी है, होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई उसको इंडोर्स करती। उन्होंने अपनी राइवलरी में ये कह दिया कि ये तो किसी के एजेंडे पे कर रहे हैं। हालांकि ये कोई ऐसा जो इंफॉर्मेशन है वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई एजेंडा था, किसी के कहने पे ये स्टेटमेंट जारी हुई है। ये एक था कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ग्रीवेंस थे कुछ मेंबरान के, उन्होंने उस पर गुस्सा निकाला। लेकिन अब ये मामला खत्म हो गया, क्योंकि अब जो बाहर के लोगों से बात मामला एक तरफ आप कह दे कि ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो रहे, ये जो है ये इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और इसमें जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये किरदार है, ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये भी नहीं है कि कोई उन्होंने ऐसी हवाई बात कर दी कि पाकिस्तानी सोचे यार इतने अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं, इन्होंने ये क्या बात कर दी, और ये रिकॉर्ड पे ये स्टेटमेंट्स आ जाएं सुप्रीम कोर्ट बार के, पाकिस्तान बार काउंसिल के, और क्या ये तहलील हो जाएगा, ये मिट जाएगा ये बयान, ये जो इस वक्त पूरे जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। देखें अब इसका जो इतलात है कोई फॉलो अप तो नहीं होगा। फॉलो अप बड़ा ज़रूरी है कि क्या कब लायर्स कन्वेंशन बुलाया जा रहा है,
कब लायज़ मूवमेंट होगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार है, उसमें काफ़ी पीडीएम की जमातें जो हैं उनके सपोर्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुक्तदर हलकों की बड़ी उसमें वहाँ उनका असर रसूख है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बार की ये जो खासकर पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार जो है ये इस तरफ जाएगी। और ये दोनों बार जो हैं ये एक है कि ये चीफ जस्टिस काजी फैसला के साथ खड़े हैं। अगर चीफ जस्टिस काजी फैसला कुछ इकदाम करते हैं कि जी इलेक्शन में जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और इस तरफ जाया जाए जिस तरह 8 फरवरी के हवाले से है, तो फिर बात तो गोया कि आप ये कह रहे हैं वो संजीदगी से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाह रहे, वो संजीदगी से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं चाह रहे, या आप ये कह रहे हैं कि अगर इसमें संजीदगी है होनी चाहिए तो इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा को इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए। इस वक्त हम ये समझें कि ये वो संजीदगी से ये बात नहीं कर रहे, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि अब वो इसको फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि वो अपनी इस बात को दोहराएंगे नहीं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराओ, लेवल प्लेइंग फील्ड दो। अब पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो इसको नहीं दोहराएगी इस बात को। देखें कमरान साहब, ये हम देख रहे हैं कि पीटीआई की तो शिकायत 9 मई के बाद से बहुत हैं, लेकिन कभी आपने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने पीटीआई को किसी मामले में सपोर्ट किया हो। अब ये भी एक मामला है, इसमें भी जो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि ये नहीं जाएगा। अगर ये जाया जाएगा तो अमली इक़दाम नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल ग्रुप है जिस तरह हामिद खान साहब वो उसके हेड हैं, वो पीटीआई की तरफ से हैं, वहाँ इंटरनल राइवलरी वकला की इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने ऑटोमेटिकली नून लीग के साथ खड़े होना है जो इस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप है। तो ये एक ही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कगनीत ले कि जो इस वक्त इलेक्शन है उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड पे कि जो सियासी जमातों की शिकायत हैं उस पर कोई अमल दरामद हो और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन वो भी बज़ाहिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो किरदार है वो इस हद तक रखा है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, उस पर वो पैरा दे रहे हैं। मुख्तलिफ जब भी कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, डिलिमिटेशन का मामला आया या और भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वादे किया है कि नहीं, किसी तरह भी इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होने हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है ये आज भी जजमेंट में कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इंश्योर करे। अब इलेक्शन कमीशन और इस वक्त जो हालात हैं वो तो जो आप सबके सामने हैं, तो वो तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस तरह नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कहें कि संजीदगी से कोई नोटिस लेगी, अभी तक उसके कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अब इस पर मजीद बात करते हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेंगे हम, और इसके लिए हमें ज्वाइन करें सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा, अब हम इलेक्शन से 5 हफ्ते दूर है सिर्फ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आप ख़ुद अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इलेक्शन क्रेडिबल ना हो, उसके नताइज जो सामने आते हैं और उसके बाद फिर जो मुल्क को भुगतना पड़ता है, जमहूरियत को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में वो माहौल देखा था कि किस तरीके से उसको इसका निशाना बनाया गया था, धांधली का, ख़ुद नवाज शरीफ साहब को। एक बार फिर वही सूरत हाल डेवलप हो रही है और अब इस पर मोहर तस्दीक ज़ब्त की है पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। और हम पाकिस्तानियों को एक बार फिर एक बड़ी तशवीश में हम मुब्तला हैं कि हम एक ऐसे इलेक्शन में जा रहे हैं जो कि होने से पहले ही उनके हवाले से एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट राय ये आ गई है कि वो मोतबर इलेक्शन नहीं हो रहे, साफ शफाफ नहीं हो रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं फराहम कर रहे। देखिए कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि 2018 और 2023-24 के हालात में बेहद फ़र्क है। यकीनन उस वक्त एक साजिश के तहत एक हुकूमत जमात को या मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया, नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। ना उस वक्त किसी ने GHQ पे हमला किया था, ना किसी ने शुहदा की यादगारों को जलाया था, ना किसी ने जिना हाउस को जला के खाकसदर किया था। तो वो एक साजिश थी जिसका मकसद उस हुकूमत को हटा के इमरान खान साहब को बरसर इक़्तिदार लाना था। अब आपको पता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, मैं आज ही देख रहा था कि PTI समेत तमाम जमातों ने पाकिस्तान बार काउंसिल की उस रेजोल्यूशन को मुस्तरद किया है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एतमाद दिया है और कहा है कि उन्हें जारी रहना चाहिए अपने ओहदे पे और इंतखाबात को मुकर्ररा वक्त पे होने चाहिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तमाम जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद का इजहार कर रही हैं तो वो यकीनन एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी यकीनी बनाएंगे। अलबत्ता जो चीज़ फ़र्क है वो ये है कि एक सियासी जमात ने इंतखाबात से पहले
वही काम किया है कि जिसपे अमेरिका के सदर ट्रंप जो है उन्हें एक सूबे की या एक स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है। आप देखिए कि हमने 2014 में इस जुर्म को माफ कर दिया था, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस पे या कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ उसके ऊपर लोगों को, कई 100 लोगों को 18-18 साल की सजाएं मिली हैं और उनके जो सदर हैं उनको भी नाअहल करार दे दिया गया है। तो इसलिए इस संगीनी के पेश नज़र वो जमात जिसने पाकिस्तान के फौजी तनसीबात पे, फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं, अगर वो कानून का सामना कर रही है तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनी हुई है। अब वो तमाम लोग जो उसके अंदर मुलव्वस थे वो मफरूर हैं और वो सियासी जमात उनकी पुष्ट पनाही कर रही है, उनको पनाह दे रही है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि अगर किसी किस्म के इंतकामी कार्रवाई जिसे वो कह रहे हैं या वो इंतजामिया की तरफ से, ऐसे इकबाल साहब ये जो मंजर बयान किया, जो वजूहात बयान की, तो ये तो सीधा सीधा केस है ना, इस जमात पे पाबंदी लगा देनी चाहिए और इसको किसी सूरत में किसी इंतखाब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। और अब अवामी चाहे उस हवाले से जो भी रद्दमल हो या जो उनकी सोच हो, ये जो अभी आपने पूरा बयानिया फरमाया है, इसके बाद तो इस पार्टी को तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए, इसको इलेक्शन में लड़ने का तो इख्तियार नहीं होना चाहिए। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर यकीनन जो हमारे इदारे हैं वो काम कर रहे होंगे, क्योंकि किसी पार्टी को अगर आपने उस पर कोई कार्रवाई करनी है तो उसके लिए एक बड़ा स्ट्रिक्ट कानूनी प्रोसेस है और वो सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी से होकर गुजरता है। तो इसलिए इस सब चीज़ों को, शवाहिद को इकट्ठा करना और तफ्तीश के बाद ही आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत सारे जो किरदार हैं 9 मई के, वो अभी तक मफरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से होता नहीं ना एहसन इकबाल साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जनाब नवाज शरीफ को ताहयात सियासत से नाअहल करार दिया है, उनको सदारत से हटाया है। तो ये अदालती अगर हम रास्ते पे जाएंगे तो उसका इंतज़ार करें कि वो इस पूरे मामले में क्या कहती है, जबकि हम अभी इलेक्शन के करीब जा रहे हैं और अभी फ़िलहाल तो ये बात तय है ना कि एक बड़ी सियासी जमात जो है उसको इलेक्शन के वो मौक़े हासिल नहीं हैं जो आपको हासिल हैं। नहीं, उसके अगर जो मौक़े जिनका वो गुमान कर रही है हासिल नहीं है, तो वो सारी कार्रवाइयाँ हैं जो 9 मई के नतीजे में हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सेन आदमी ने PTI को ये मशवरा दिया होगा कि वो इंतखाबात से पहले इस तरह की कार्रवाई करे जिसमें कि वो पाकिस्तान के कौमी इदारों, सलामती के इदारों को निशाना बनाए और उनके ऊपर हमला आवर हो जाए। ये तो वो सब काम है जो पाकिस्तान में दहशत गर्द ग्रोह करते रहे। इससे पहले जो GHQ पे एक हमला हुआ है वो दहशत गर्दी का वाकया था जो हुआ है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो वाकयात इस वक्त PTI सामना कर रही है, दे ओनली हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स। तो आप इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से आप ये मुतालबा करेंगे कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि PTI के नाम से और उसकी मुनासबत से और उससे मुंसलिका कोई शख्स जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले और आवाम से वोट ना मांगे। देखिए, इस वक्त तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम जो है कई, इस वक्त अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो आप रोक नहीं सकते। कोई 10 जमातें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड हैं और इसी तरह दूसरी जमातों में भी जो ग्रुप्स हैं वो बनते रहते हैं और हर किसी का हक है वो बना लेता है। तो अगर PTI का भी कोई नजरियाती ग्रुप बनता है, कोई पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बनता है, तो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई ग्रुप बने, दूसरी जमातों के बने, तो ये तो एक हमारे पूरी तारीख का और अमल का हिस्सा है। इसको शायद मैं और आप अपने चाहने के बावजूद रोक नहीं सकते। अगर मुमकिन होता तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ही कोई ग्रुप और बनने से रोक सकते हैं तो बहुत खुशी होती, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम तो आप ये फरमा रहे हैं कि वो जो PTI जमात हम जो इससे पहले सुनते रहे थे वो अब नहीं है, अब उसका कोई वजूद नहीं है, अब कोई ग्रुप बन जाए तो बन जाए। नहीं, PTI जमात तो है, उसने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अपने इंतखाबात करवाने हैं। चूंकि तमाम जमातें पाबंद हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके तहत अपने इंतखाबात कराएं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। इसी तरह वो पाबंद हैं कि अपने जो हिसाबात हैं वो मुकम्मल तौर पे सालाना तौर पे जमा कराएं। तो अगर कोई जमात उन कवानीन का
इतलाक अपने ऊपर नहीं करेगी, उनको फॉलो नहीं करेगी, तो जैसे एक कंपनी है अगर वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की रेगुलेशन को कंप्लाई ना करे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ना चाहते हुए भी मजबूर होगा कि उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करे। तो इसीलिए अगर पीटीआई चाहती है कि वो अपना वजूद बरकरार रखे तो जो कवानीन है उनके मुताबिक उसको अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना चाहिए, और अगर उसने कराए हैं तो उन्हें इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना चाहिए। तो वैसे आपको ये जो आपने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ये एलामिये पढ़े होंगे, इलेक्शन को जो भी देख रहा है इन एलामियों के बाद उस इलेक्शन की सेहत तो हर आदमी उसको मशकूक पाएगा। आपने कैसा पाया इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्योंकि PMLN का कोई इस पर मरबूत रद्द-ए-अमल तो हमने देखा नहीं। PMLN ने बहुत जोरदार तरीके से इसे रद्द किया है और इलेक्शन कमीशन पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद का इजहार किया है। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गैर जरूरी करारदाद है। जो बार काउंसिल्स हैं वो या तो सियासी पार्टी होती, जबकि तमाम सियासी पार्टीज ने इस बात की तायद की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में इंतखाबात कराए। तो मैं समझता हूं कि बार काउंसिल्स के जो ये करारदादे हैं ये बेमाने हैं, इनके पीछे कोई सियासी मुहरकात तो हो सकते हैं लेकिन इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है और हम इनको सपोर्ट नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेंगे और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नय्यर बुखारी हमें ज्वाइन करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल उस सियासी हलचल की बात कर रहे थे जो पैदा की है पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जिन्होंने एलानिया तहरीरी तौर पे इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठाए और इस पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया, ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार के हवाले से। इस पूरे मामले पर अभी आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जनाब एहसन इकबाल साहब से सुना। अब हम इस मामले की बात करते हैं और इसके लिए अब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुमताज़ सीनियर पार्लियामेंटेरियन जनाब नय्यर बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आप फरमाइएगा कि इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से फ्री फेयर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कोई इस इलेक्शन में लाडला ना हो, कोई मातूब ना हो, इस हवाले से बहुत सीरियस हम देख रहे हैं कि एक परसेप्शन भी बन रहा है और अब इस पर उसको बहुत ही उसमें वेटेज आ गया है क्योंकि बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार इस सिलसिले में बात कर रही है। पीपल्स पार्टी को भी इस मामले पर कोई तशवीश है? शुक्रिया कामरान साहब। गुजारिश यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी और हमारी जो पंजाब चैप्टर के अहदेदार थे और सिंध के, ऑब्वियसली वो बिल्कुल इस बात का शिकवा करते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट के हवाले से जो प्रेफरेंस मिलता था किसी एक जमात को। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अगस्त में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी लाहौर में, तो वहाँ पे CEC ने ये फ़ैसला किया और इख्तियार दिया जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो कंसर्न्ड लोगों से बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आने वाले इंतखाबात जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी कि आने वाले इंतखाबात के नताइज पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। तो हम समझते हैं कि वो कन्वे किया गया। और अभी आपने आगाज़ में कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आ गया है और हम तवक्को करते हैं कि उम्मीद भी करते हैं और यकीन भी इस बात पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने डेट से आगाह किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी उसके बारे में अहकामात भी आ गए हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो गए। बुखारी साहब ये बताइएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्शन साफ शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इस हवाले से जो अब ख़ास तौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट का अदम एतमाद अवामी तौर पर सामने आ गया है। एलानिया उन्होंने इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात, शुकूक, शुबात उठा दिए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पर बिल्कुल एतमाद रद्द कर दिया है।
इस सूरत हाल ने जो है वो कितनी असरअंदाज होगी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे? देखिए ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और सिंध बार काउंसिल है, ये इदारे वो हैं जहाँ पे वकला के नुमाइंदे वहाँ बैठते हैं और उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एग्जामिन करना चाहिए, बल्कि उनसे डिटेल्स भी हासिल करनी चाहिए कि आप किस बुनियाद पे ये शकूक व शुबात का इज़हार कर रहे हैं। एक आध इशू तो ज़रूर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि डिस्पैरिटी थी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की पॉपुलेशन की, और किसी जगह ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी उस पर 1 मिलियन प्लस पे आपने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, कई जगह 1 मिलियन प्लस की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी पॉपुलेशन किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। इनका गिला शिकवा था, लेकिन इसको अगर गिला किया है तो उसको एग्ज़ामिन करना चाहिए सीपी को, और एग्ज़ामिन करके और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको आना चाहिए। बहरसूरत इन एतराज़ात की वजह से और ये डिलिमिटेशंस के इश्यूज़ भी सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन दे रही है कि इलेक्शन शेड्यूल आ गया है और अब इस पर हम कोई वर्डिक्ट देना नहीं चाहते कि किसी सूरत में भी इलेक्शन डिले हो जाएं। बाय ऑल मीन्स जो है इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाने चाहिए। अभी कल सुबह से लेकिन कितनी आपकी कितनी तरजीह है बुखारी साहब, कितनी आपकी तरजीह है कि ये साफ शफाफ इलेक्शन हो, नज़र आएँ और यही करार दिया जाए इनकी फेयरनेस पे, इनकी ट्रांसपेरेंसी पे और लेवल प्लेइंग फील्ड जो आपको जो आज़ादी हासिल हो वो तमाम सियासी जमातों को हासिल हो, वो अगर मौजूद नहीं है तो फिर ऐसे इलेक्शन फिर भी कबूल है इलेक्शन? देखिए कमरान साहब, गुजारिश है कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट करवाना ईसीपी का काम है और ये आइन के ये तकाजा है, और ईसीपी को इंश्योर करना चाहिए कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों ताकि आने वाले इंतखाबात के नतायज जो है वो कौम उनको एक्सेप्ट करे। और हम ये समझते हैं कि हर वो सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे एनलिस्टेड है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड्स तमाम सियासी जमातों को जो एनलिस्टेड है उनके पास उनको मिलनी चाहिए, और फिर इंश्योर करना कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, ये ईसीबी की ज़िम्मेदारी है और आइन का तकाजा ये है, और आइनी तकाजे को पूरा करना ईसीबी का काम है। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नैयर बुखारी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इस पूरे मामले पे इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से और जो ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, वकला की नुमाइंदा तंजीमों ने जो शदीद एतराज़ात उठाए हैं, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। और हमारे साथ पिलडाट के सरबराह जनाब अहमद बिलाल महबूब होंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड हमें राय देंगे इसके बारे में छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल आपने तफसील से सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्यालात, जज्बात और तज्जिया मौजूदा सूरत हाल में। इलेक्शंस में अब 5 हफ्ते बाकी हैं और इस दौरान इलेक्शन की शफाफियत, उसके हवाले से, उसके फ्री और फेयर होने के हवाले से जो शुबात, सवालात और इस हवाले से शकूक मुसलसल जिनमें इजाफा हो रहा है, उस पर इन दोनों जमातों का आपने रद्द-ए-अमल देखा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत संगीन सवालात उठाए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की न्यूट्रलिटी को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया है। इस पर अब हम मज़ीद माहिराना तबसरा हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिलडाट के, जो कि पार्लिमानी उमूर, इलेक्शन उमूर की बहुत ही नुमाइंदा तंजीम है और निजी शोबे में काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अभी इलेक्शन में सिर्फ 5 हफ्ते रह गए हैं और इस इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से कल से पहले भी बेपनाह शकूक, शुबात, सवालात, ख़ास तौर पे पीटीआई के हवाले से जो इसकी इस वक्त कैफियत है इलेक्शन में हिस्सा लेने की सकत के हवाले से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो बहुत ही मोतबर नुमाइंदा चोटी की तंजीमें हैं,
उन्होंने इसकी शफाफियत और इसकी फेयरनेस और इसके फ्री होने पर बहुत ही संगीन सवालात उठा दिए हैं। और अगर ये सूरत हाल मिनवन रहती है तो ये तंजीमें इसको एक तरह से मुस्तरद कर रही हैं, इसकी पूरी सूरत हाल को। एक बहुत ही सीरियस इस वक्त इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से माहौल तो बन गया है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, ये बात आपकी सही है। ये बहुत बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल हो या किसी सूबे की बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, ये बहुत बड़े इदारे हैं और इनका एहतराम है और इनकी जो बात कही हुई होती है उसका एक असर होता है। मैंने इसी नुक्ता नज़र से इनके जो बयानात हैं इनको बड़े गौर से पढ़ा है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ है कि इनके बयानात में इनके जो इनका स्टेचर है उसके एतबार से जो सब्सटेंस होना चाहिए था वो नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो बातें तो बड़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, जैसे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई हलके का जिक्र जेलम के कॉन्टेक्स्ट में कर दिया और कल फिर बार काउंसिल के चेयरमैन साहब को एक टीवी स्टेशन पे कहना पड़ा कि वो गलती हुई है। इसी तरह जो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ़ सीट्स की, वो बिल्कुल मैथमेटिकल अंदाज में होती है, वो भी दुरुस्त नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये जो डिलिमिटेशन के ऊपर अगर एतराज़ हो तो वो पूरे इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ होता है, क्योंकि उसकी अप्रूवल 5 मेंबर्स पे मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन देता है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हैं और उनका भी एक ही वोट होता है जैसे हर मेंबर का एक वोट होता है। लिहाजा ये मुतालबा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफ़ा दे दें लेकिन बाकी 4 मेंबर्स जो हैं वो ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है। ये गालिबन 18वीं तरमीम से पहले बात दुरुस्त थी, लेकिन अब चूँकि सबका एक वोट है, लिहाजा अगर आप गलत हैं तो फिर पूरे के पूरे गलत हैं। आप मुतालबा कीजिए कि 5 लोग इस्तीफ़ा दें, वरना फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा भी नहीं बनता। तो मेरे ख्याल में ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तो अमूमी है और उस पर लेकिन अब मैं अहमद बिलाल साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल यक ज़बान होके इस इलेक्शन की शफाफियत, फ्री होने के, फेयर होने के, और अभी अब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं करते, इस सब को भूल के आप ये बताइए कि क्या ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इस वक्त जो माहौल है, ये जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनके लिए यकसा मौक़े है इसके लिए, और क्या ये वाकई साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल है? आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्शन उसी तरह के साफ शफाफ होने जा रहे हैं जिस तरह 2018 में हुए थे? तो आपके ख्याल में जो कैफियत से आज पीटीआई गुजर रही है, मिनवन वही कैफियत नून लीग की थी 2018 के इलेक्शन में? कमोबेश देखिए इसमें कम किसका बेश किसकी है, यानी कि अगर कम व बेश आप कह रहे हैं, जरा इसको भी वजाहत कर दें कि बेश किसकी है और कम किसकी है, यानी कि आज मुश्किल कैफियत पीटीआई की ज़्यादा है या 18 में नून लीग की मुश्किल कैफियत ज़्यादा थी? देखिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे मुल्क में 1977 के बाद तय ये हो गया है कि अब इलेक्शन को जो मैनिपुलेशन की जाएगी वो इलेक्शन डे की इतनी नहीं होगी, लेकिन वो प्री इलेक्शन फेज़ में इतनी मैनिपुलेशन कर दी जाएगी कि वो फैसला कुन साबित हो जाए। तो 2018 में PMLN के साथ जो कुछ हुआ वो प्री इलेक्शन के ज़ुमरे में नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुए, जिस तरह से वो पार्टी की सदारत से गए, जिस तरह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ हुई, जिस तरह इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको जेल भेजा गया, उनकी बेटी को भेजा गया, उससे आवाम को ये समझ आ गया कि अब ये पार्टी तो बरसर इक़्तिदार में नहीं आती। लिहाजा वो जो फेंस सिटर वोट था उसने तय कर लिया कि अपना वोट ज़ाया करने की बजाय अब ये दिया जाए ऐसी पार्टी को जो जीत सकती हो। ये सब कुछ गलत था और मैं ये नहीं कहता कि ये गलत था तो अब भी गलत होना चाहिए, लेकिन आपने चूँकि सवाल पूछा है कि क्या इलेक्शन फेयर होने वाले हैं, तो आइडियली तो फेयर नहीं होने वाले और वैसे ही फेयर होंगे जैसे 2018 में हुए थे। अब उसका तरीके का थोड़ा सा फर्क होगा, आरटीएस शायद नहीं बैठेगा, थोड़ा सा और स्कोरिंग कर लेते हैं। अहमद बिलाल साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो आपने बयान किया और यकीनन हम भी उसके गवाह हैं और हमने उसको उसी अंदाज से पेश किया और उसको कवर किया जैसे करना चाहिए था।
और अब जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। या ऐसा तो किसी पाकिस्तानी को गुमान नहीं है कि पीटीआई इख्तिदार में आने दी जाएगी और वो उसको वोट मिलेगा, या इमरान खान साहब जो हैं वो कोई किसी सूरत से भी मुतहर्रिक हैं या किसी भी अंदाज से उनका कोई इन्फ्लुएंस है। आपको मालूम है कि वो जिस कैफियत से गुजर रहे हैं वो उसमें और नवाज शरीफ साहब की कैफियत में कोई फ़र्क नहीं है। सरकारी तौर पे वो अभी वो भी सियासत से नाअहल है, वो ताहयात थे, ये हो गए, तो शायद इसमें कमी बेशी अगर हो तो रत्ती बराबर की कोई हो तो हो। लेकिन जो इस वक्त कैफियत पूरी पीटीआई की है इलेक्शन लड़ने की सख्त के हवाले से, जिन मसाइल से गुजर रही है, तो अगर जमाती सतह पर देखें और उनकी इलेक्शन लड़ने की सख्त को देखें और नून लीग की जो 2018 की सख्त थी वो भी आपको बराबर दिखती है, या उसमें भी नून लीग को आपको ज़्यादा लगता है दबाव में ज़्यादा थी? मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनों के साथ और उनके मेंबर्स के साथ और ऑफिस बेरर्स के साथ जिस किस्म की सख्ती हो रही है वो शायद उससे ज़्यादा है जो 2018 में पीएमएलएन के आम वर्कर्स के साथ हो रही थी। इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो पीटीआई के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन या बानी के साथ जो इमरान खान साहब के साथ है वो अभी फाइनलिटी को नहीं पहुंचा है, वो तो अभी अंडर कंटेस्टेशन है। एक अदालत ने दिया और अभी उसको हाई कोर्ट का फोरम भी मौजूद है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी मौजूद है, तो फाइनलिटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के केस में ये फाइनलिटी हो गई थी, यानी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बाद में गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले करार दे दिया कि ये डिस्क्वालीफाइड है आदमी क्योंकि ये सादिक और अमीन नहीं है, इसने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली और अपने अदाद शुमार में उसे शो नहीं किया। तो कुछ मामलात में नवाज शरीफ साहब के ऊपर गिरफ्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कुछ मामलात में पीटीआई के साथ ज़्यादती बड़ी हो रही है, क्योंकि पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम बड़ा है कि इन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की। ये इल्ज़ाम है, साबित तो अभी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन तो सख्ती ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ ही फिर हम पाकिस्तानियों को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान में एक चीज़ हुआ करेगी जिसको हम इलेक्शन कहा करेंगे, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात जो है या एक से ज़्यादा बड़ी सियासी जमातों को इस बात का कुल्ली इख्तियार नहीं होगा कि आज़ादाना तौर पे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके, और इसमें एक माहौल ज़रूर बनेगा जिसमें कि एक जो होगी एक ऐसी जो कि मंजूर नज़र जमात होगी, वो फिर जिसका पहले से पता होगा कि वो जीतेगी, फिर वो जीता करेगी, और हम बड़ा इत्मीनान का इजहार करेंगे कि हमारे यहाँ जमहूरियत है और हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, और हम कहेंगे कि कुछ साफ शफाफ है, कुछ साफ शफाफ नहीं है। 1985 से यही हो रहा है कि कुछ पार्टियां मंजूर नज़र होती हैं और कुछ पार्टियां मातूब होती हैं। ये पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन ये निज़ाम यही है कि एक पार्टी या कुछ पार्टियां मातूब ठहरती हैं और उनके बारे में बड़ा वाज़े हो जाता है कि ये पार्टियां तो अब हुकूमत में नहीं आएंगी, और कुछ पार्टियां लेकिन इसके बावजूद अहमद बिलाल भाई कि हम इत्मीनान रखें और इस पे फ़ख्र करें कि हमारी यहाँ जमहूरियत है, और हमें और फिर वो जमहूरी जो निज़ाम के जो फ़वाइद और जो समरात हैं उस पर तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे यहाँ जमहूरियत है और हमारे यहाँ जो हैं वो इलेक्शन होते हैं। नहीं, हमें फ़ख्र नहीं होना चाहिए, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन हमें जो हकीकत है उसको तस्लीम करने की ज़रूरत भी होनी चाहिए। और मैं तो जुर्रत से ये बात तस्लीम कर रहा हूँ कि जो फेयरनेस होगी वो उसी दर्जे की होगी जो माजी में होती आई है, उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत 1-2% ऊपर 1-2% नीचे हो सकती है, क्योंकि अभी 50 दिन बाकी हैं, तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन हमें कोई बहुत बड़ी कोई आइडियल फेयरनेस की तवक्को मेरे ख्याल में नहीं रखनी चाहिए। अब तो हमने आइडियल बातें करी जिसमें हमने कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर पाकिस्तान के अवाम की जो भी राय हो उसकी, चले उसको हम नहीं गिनते, उसके बाद भी ये इलेक्शन जो होंगे ये मायने खेज़ नताइज होंगे, और इस पर हमें किसी भी सूरत हाल में इत्मीनान का इजहार करना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ कह दे, चाहे पाकिस्तान बार काउंसिल कह दे, चाहे और शायद आपकी अंजुमन भी कुछ इस किस्म की कोई बात करे। मेरे ख्याल में हम जिस स्टेज पे आ गए हैं इंतखाबी अमल के और सियासी अमल के, उस मौके पे इंतखाब ना कराने में ख़राबी ज़्यादा है इंतखाब कराने की निस्बत। ये खा
ज़रा ऐसा इलेक्शन होगा जिसके अंदर जो फ्लॉड इलेक्शन होगा, लेकिन ये फ्लॉड इलेक्शन ना होने से बेहतर है। और ये जो इसके मेरी नताइज ज़ाती सामने राय है। आएंगे और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इसको जिस तरह से शायद अवाम की भी कुछ तो होगी ना, कि आखिर पीटीआई के भी तो कुछ लोग हैं ना पाकिस्तान के, जो कि शायद उसके हवाले से और फिर जो उस हवाले उसके बाद जो पार्लियामेंट सामने आएगी और देखते हैं कि वो कौन सी ऑपोजिशन होती है और वो कितनी हुकूमत को तस्लीम किया जाता है, तो उसके नताइज फिर वही, इसका मतलब है हम कौम को बता दें कि जो 18 के इलेक्शन के बाद जो नतीजा निकला उस हुकूमत का, फिर पार्लियामेंट का, उस निज़ाम का, उसके लिए तैयार रहें और फिर हम खुशी खुशी इलेक्शन में दाखिल हो जाएं। सैडली इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही सूरत हाल है। और आप देखिए ये जो इंतखाबात के बारे में मैं कह रहा हूँ कि फ्लॉड इलेक्शन बेहतर है ना होने से, ये ख़ुद पीटीआई भी कह रही है कि वो नहीं चाहती कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, इलेक्शन होने चाहिए, बावजूद इसके कि वो ये कह रहे हैं कि ये फ्लॉड इलेक्शन है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन इलेक्शन होने से शायद ये कुछ रास्ते खुलेंगे जिससे किसी बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद पैदा होगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं और बहुत ही मुस्तनद एक्सपर्ट हैं इलेक्शन उमूर के, पार्लियामेंट्री उमूर के। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।